तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDN केमिस्ट्री पॉइंट में। और मैं हूँ राज यादव और ये जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है वो सॉल्यूशन चैप्टर की चौथी वीडियो है जो कि हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। नेक्स्ट इससे पहले मैं न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, क्रम से न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो अगला जो न्यूमेरिकल है 8वां, उसको देखिए ज़रा क्या है इसमें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बेटा कि एक पेयजल, पेयजल का मतलब है ऐसा जल जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, पीने में जो जल का प्रयोग करते हैं उस जल की बात चल रही है। एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म, जल का जो नमूना है वो क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक। कैंसर जन्य का मतलब क्या हुआ कि इसमें इतना क्लोरोफॉर्म मिला हुआ जिससे कैंसर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है, मतलब जो कैंसर जन्य से सीमा से आगे तक उसमें प्रदूषण मिला हुआ है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। इसका मतलब ये हुआ जो क्लोरोफॉर्म मिला है उसकी सांद्रता 15 ppm है। अर्थात हम कह सकते हैं, ज़रा देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये वाटर है, ठीक है, पानी है, ठीक, और पानी में क्लोरोफॉर्म मिला है CHCl3। क्लोरोफॉर्म इसके अंदर मिला हुआ है और जो क्लोरोफॉर्म है वो कितना है, 15 ग्राम है। ठीक है, कितने ग्राम है, 15 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना होगा इसका, टोटल सॉल्यूशन कितना दिया गया है, यानी 10 की घात 6 ml आपके पास क्या है जो सॉल्यूशन है, उस 10 की घात 6 ml सॉल्यूशन के अंदर 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म या 15 ml हम मान सकते हैं। क्लोरोफॉर्म अगर लिक्विड है तो 15 ml मान सकते हैं। 15 ml क्लोरोफॉर्म है और 10 की घात 6 ml मिले। ये है आपके पास बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन है ये। ठीक है, और ये आपके पास है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। आई होप समझ में आ गया होगा कि जो बिलियन बना है, तो कोई ppm अगर सांद्रता की बात आ जाती है तो ये निश्चित है जिसमें विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में हो, सूक्ष्म मात्रा में होगा, उसी की सांद्रता को हम ppm में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर सांद्रता, इतना विलेय पदार्थ मिला हुआ है, इतना टोटल विलयन है, इसकी सांद्रता ppm में है। अब कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब है परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका मतलब ये हुआ कि विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और सांद्रता ppm का क्या मतलब होता है, ppm का मतलब होता है विलेय की मात्रा। मैं मात्रा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो मात्रा है वो ग्राम में भी हो सकती है और ml में भी हो सकती है। ठीक है, बटे आपके पास है विलयन की मात्रा गुणा 10 की घात 6। तो चेंजिंग क्या है यहाँ पर, ये बिल्कुल सेम है, यहाँ से और यहाँ से ये बिल्कुल सेम है। ये कितने में पूछ रहा है, 100 में, ये कितने में पूछ रहा है, 10 की घात 6 में, अर्थात 10 लाख में। 10 लाख में पूछ रहा है, ये 100 में पूछ रहा है। तो 10 लाख में दी गई है कितनी है, 15 ग्राम, 100 में निकालनी है, बहुत सरल है। देखिए जरा यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं 10 की घात 6 ml या ग्राम विलयन में CHCl3 की मात्रा बराबर 15 ग्राम। निकालनी कितनी है कि परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज कितने से निकाला जाता है, 100 से निकाला जाता है। अब मैं क्या कह सकता हूँ बेटे, यहाँ पर 100 ग्राम विलयन आपके पास होगा, इसमें क्लोरोफॉर्म की मात्रा निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, ये 10 की घात 6 यहाँ पर आ जाएगी, बटे में आ जाएगी 10 की घात 6। अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा यहाँ पर, गुणा 10 की घात 2। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है इतनी। इसको डिवाइड करेंगे, बराबर आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात -4%। ठीक है, तो इतना आपके पास आ जाती है सांद्रता वेट बाई वेट, यानी द्रव्यमान प्रतिशत में। ठीक, ये ज़रा नोट कर लें आप, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग।
ठीक है, हो गया होगा। अब हम इसके दूसरे वाले केस की बात करें, पहला केस और दूसरा केस ज़रा देखिए यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू आ गई। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि अगर हम इसको पॉइंट को एक इधर ले आएँ तो 1.5 इंटू 10⁻³ ये भी हो सकता है, यहाँ पर इतने % भी हो सकता है। तो आंसर ये भी छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर यहाँ तक करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला सवाल हो गया कि इससे द्रव्यमान प्रतिशत में, तो द्रव्यमान प्रतिशत में कितनी होगी 1.5 इंटू 10⁻⁻3%, ठीक। तो ये रहा आपका पहला सवाल। इसका दूसरा है, ज़रा देखिए, देखिए यहाँ पर अब देखो यहाँ कह रहा है जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत सरल, देखिए जरा, मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार मतलब m0 और इंटू विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर विलेय का भार दिया गया है, यहाँ पर विलयन का भार दिया गया है, विलेय और विलयन दोनों का भार दिया गया है। हम लोग विलायक का भार निकाल सकते हैं। देखिए विलेय का भार कितना है 15 ग्राम, तो स्मॉल w इक्वल टू हो गया 15 ग्राम, ठीक है। ये आपके पास ml या ग्राम में लिख सकते हो, अगर सॉलिड है तो ग्राम में हो जाएगा, वैसे है तो ml हो जाएगा, ये भी ग्राम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर w बराबर 15 ग्राम हो गया, यानी विलेय का भार हो गया। और m0 की बच्चों बहुत ज़रूरत पड़ती है, अणुभार की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसकी मैंने वीडियो सेपरेट बना रखी है, वहाँ पर आप m0 निकालना अवश्य सीख लें, ठीक है। ज़रा देखिए यहाँ पर इसके बाद अब m0 आपका कितना आ जाएगा अभी क्लोरोफॉर्म के लिए। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है यानी कि CHCl3 के लिए m0, C का कितना होता है 12 होता है, प्लस H का कितना होता है 1 होता है, प्लस Cl का कितना होता है 35.5, लेकिन एक Cl का होता है 35.5 है तो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 12 और 1 13 प्लस 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16, 3 3 और 1 10, 106.5 ऐड कर दीजिए, है ना। जब ऐड करोगे तो 0.5 का 0.5 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 119.5 m0 आ गया। अब ये W निकालना है, विलायक का भार निकालना है W, तो बराबर हो जाएगा विलयन का भार माइनस विलेय का भार, विलयन का भार माइनस विलेय का भार। अब विलयन कितना है 10 की घात 6, और 10 की घात 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, अर्थात 10 लाख ग्राम आपका विलेय है, माइनस विलयन 10 लाख ग्राम है और विलेय कितना है 15 ग्राम है, ये माइनस हो जाएगा, टोटल कितना बचेगा, यानी कि 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना रह गया 9 रह गया, यहाँ पर हाँ 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 9, इतना। ज़रा देखिए यहाँ पर ये 5 बचा, यहाँ 8 बचा क्योंकि 1 चला जाएगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, ठीक। तो ये रहा इतने ग्राम आपके पास विलायक आ गया। इतने ग्राम चूँकि हमें चाहिए किसमें किलोग्राम में चाहिए ये वैल्यू, तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3 4 यानी 8 5 बटे 1000, इतने किलोग्राम हो गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसका, अब करेंगे ये कि हम इसके अंदर फार्मूले में ही फिट कर देंगे सारी वैल्यू, सब वैल्यू जब फार्मूले में रखेंगे तो आपके पास मोललता निकल के आ जाएगी। तो मोललता कितनी हो जाएगी भाई, मोललता m बराबर हो जाएगा विलेय का भार यानी कि 15 ग्राम, जहाँ पर विलेय का भार है स्मॉल w लिखा है वहाँ 15 लिख दिया जाएगा, m0 119.5 है, 119.5 है, गुणा ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 8 5, ये तो रह जाएगा नीचे और ये चीज़ पलट के ऊपर चली जाए, गुणा 1000। इस तरीके से इसको डिवाइड करोगे और डिवाइड करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोलल, ठीक है। इतनी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, नोट करेंगे ज़रा इसको, फिर आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे और विलेय पदार्थ की जो सांद्रता है, सांद्रता से संबंधित सारे न्यूमेरिकल हमने इस समय किए थे।
अब एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम उस टॉपिक को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ। हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने एक नियम दिया था। किसका नियम दिया था? उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी द्रव में, मान लीजिए कि आपके पास कोई लिक्विड है ये, और लिक्विड कैसा है, लिक्विड ऐसा है ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्पशील द्रव है ये। कैसा द्रव है ये द्रव आपके पास है वो वाष्पशील द्रव है। इन्होंने क्या किया, हेनरी ने वाष्पशील द्रव को लिया, ठीक है, वाष्पशील द्रव लिया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई लिक्विड है और इसमें इन्होंने क्या किया है, गैस को घोलने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये लिक्विड है और इस लिक्विड को ऊपर से बंद कर दिया गया। इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर किसी हम पात्र में इस तरह टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो स्थिर दाब पर अगर किसी गैस को लिक्विड में घोलेंगे, किसी भी गैस को अगर लिक्विड में घोलेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो लिक्विड की जो सरफेस होगी, लिक्विड की जो सतह होगी ऊपर वाली, इस लिक्विड की सतह पर एक दाब आरोपित करेंगे जिसे हम आंशिक दाब कहते हैं, यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए जो ये दाब होगा वो दाब इस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस द्रव, मतलब गैस और द्रव दोनों मिले हुए हों, किसी गैस द्रव के विलयन में गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, गैस के दाब अगर हम कहें तो पूरा दाब नहीं, से आंशिक दाब कह सकते हैं। आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये रहा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी कहते हैं कि अगर हम कोई लिक्विड ले लें और इस लिक्विड के अंदर हम कोई गैस, ये गैस है, कोई भी गैस है, इस गैस को घोलना चाहें तो घोलने के लिए अगर हम ऊपर से बंद कर दें तो गैस इस द्रव की सतह पे एक प्रेशर लगाएगी जिसे हम गैस का आंशिक दाब कहते हैं। ये जो गैस का जो आंशिक दाब P होगा, ये आंशिक दाब गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा, ठीक है। इसकी थ्योरी ये आ गई। अगर हम सूत्र के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा P समानुपाती x, x बोलते हैं मोल प्रभाज के लिए, किसके मोल प्रभाज, गैस के, तो हम सफिक्स में लिख देते हैं गैस, x गैस, इसका मतलब हुआ गैस के मोल प्रभाज, ठीक है। समानुपाती का निशान हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, यानी P समानुपाती KH और x गैस। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और अगर हम यहाँ पर इसमें x गैस में अगर रिलेशन निकालें तो x गैस इक्वल टू हो जाएगा P/KH, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि गैस के मोल हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा तो गैस कम घुलेगी, अगर हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा तो गैस अधिक घुलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, अतः KH का मान बढ़ने पर गैस की विलेयता घटती है और KH का मान घटने पर विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। आई होप
ये समझ में आ गया हो, कोई बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है इसमें किया क्या गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोल्ड ड्रिंक होती है, तो हम लोग जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें हमेशा लिक्विड के अंदर यानी पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम उसमें घोलेंगे तो उसके ऊपर से एक प्रेशर लगाना पड़ता है। अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाते हैं तब भी गैस पानी की सतह पर एक प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर को हम P कहते हैं। और गैस के जितने मोल होते हैं उसके अंदर जितने भी मोल होते हैं वो मोल के मोल प्रभाज्य उन गैस के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है वो प्रेशर, जो गैस द्वारा द्रव की सतह पर प्रेशर लगाया जाता है वो गैस के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। इसको सूत्र के रूप में ऐसे लिखेंगे, P समानुपाती P समानुपाती X गैस, समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा और KH X गैस हो गया यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर X गैस की वैल्यू निकालेंगे तो P मतलब P बटे KH आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिख सकते हैं 1/KH इंटू P। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी गैस का मान कब कम होगा, जब KH ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा होगा तो गैस की विलेयता कम होगी, अगर KH कम होगा तो गैस की विलेयता ज़्यादा होगी। ज़रा और देखिए, थोड़ा सा सूत्र और हम एक्सप्लेन करते हैं सूत्र के लिए। आपके पास ये है ही है, क्या है, P = KH और X गैस। ठीक है, X गैस का मतलब वो गैस के मोल प्रभाज्य। तो हम X गैस की वैल्यू निकाल सकते हैं। X गैस = होता है यानी कि गैस के मोल बटे गैस प्लस जल के मोल। एक बात ध्यान रखें, हमेशा जो जल के मोल हैं वो हमेशा कितने लगाते हैं हम लोग, जल के मोल 1 लीटर के लिए हमेशा 55.56 लगाते हैं मोल मोल। चलिए ठीक है, जल के मोल हमेशा कितने लगाए जाते हैं इसमें, हमेशा किसी गैस के मोल दिए गए होंगे या गैस का भार दिया गया और जल का भार वगैरह नहीं दिया गया होगा तो हमेशा जल के हम मोल 1 लीटर के लिए इतने लगाएं। अगर आधा लीटर है तो हम 2 से भाग कर देंगे यानी आधा कर देंगे इसका। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होगा, अब आपके पास नया सूत्र बन गया, ये कौन सा, P = KH इंटू गैस के मोल को हम लिख लेते हैं n गैस है यहाँ पर। ठीक है, बटे इससे जो हम गैस के मोल को लिख ले रहे हैं n गैस। ठीक, जल के मोल ये n गैस तो हो ही जाएगा यहाँ पर, n गैस प्लस जल के मोल के लिए NH2O हो गया यहाँ पर। ठीक, और अगर इनमें से कोई चीज़ आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये गैस के मोल बहुत कम होंगे, बहुत कम मात्रा में गैस होगी, तो नीचे से गैस के मोल को हम हटा देते हैं। तब हम फार्मूला लगाते हैं कौन सा, यानी P = KH इंटू N गैस डिवाइडेड बाई NH2O। ठीक है, N गैस डिवाइडेड बाई NH2O। अगर इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी हो तो, अगर ये और ये निकालना हो तो सूत्र पूरा लगेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी होगी तो सूत्र में ये लगा सकते हैं आप लोग। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ज़रा हम लोग, देखिए। चलिए, इतने से ही काम चल जाएगा आप X गैस वगैरह निकाल के। तो ये रहे फार्मूले आपके कौन से, हेनरी कांस्टेंट के। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेनरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। एक बार इसको हम दोबारा समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी ने क्या बताया था, हेनरी ने ये बताया था कि किसी भी द्रव में अगर आप गैस घोलोगे तो गैस आसानी से नहीं घुलेगी। गैस जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, स्थिर ताप होगा, उस समय जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस लिक्विड की सतह पर एक प्रेशर लगाएंगे। उस प्रेशर का जो मान होगा वो गैस के जितने मोल प्रभाज्य होंगे उस गैस के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होगा। ठीक है, तो अब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर, यानी KH आ गया यहाँ पर और X गैस हो गया। अब देखिए KH की वैल्यू, अगर हम X गैस की वैल्यू निकालें तो ये व्युत्क्रमानुपाती आ गया यहाँ पर। इससे ये अर्थ निकलता है कि KH का मान बढ़ेगा तो गैस की विलेयता घटेगी, यानी गैस कम घुलेगी जल के अंदर, और अगर KH का मान घटेगा तो गैस उतनी ही ज़्यादा घुलेगी। क्यों, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब KH का मान बढ़ता और घटता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास हम फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, तो P = KH
एक्स गैस यानी गैस के मोल प्रभाज। गैस के मोल प्रभाज का सूत्र होता है गैस के मोल बटे गैस प्लस जल के मोल। जल के मोल हमेशा 1 लीटर के लिए 55.56 ही लगाओगे, अगर आधा लीटर है तो 2 से भाग कर दोगे यहाँ पर। तो P बराबर आपका दिया है क्या हो जाएगा, अगर हम इस एक्स गैस के मान हम उठा के यहाँ रख देते हैं और इसके लिए हम लोग क्या करिए, गैस के मोल के लिए हमने N गैस मान लिया, जल के मोल के लिए हमने NH2O मान लिया। तो हमने क्या रखा है यहाँ पर P बराबर KH इंटू एन गैस डिवाइडेड बाई एन गैस प्लस NH2O, ठीक है। और कभी भी इसमें से कोई वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ये वाली वैल्यू, तो हमेशा हम क्या करते हैं, गैस के मोल को नीचे से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं कि गैस के मोलों का जो मान होता है वो 1 से बहुत कम होता है, बहुत कम मात्रा में गैस घुली होती है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इसलिए गैस का मान जो होता है वो 1 से बहुत कम होता है। इसके कारण हम यहाँ से इस गैस के मोल को हटा देते हैं। फिर आपके पास फॉर्मूला आ जाता है P बराबर KH एन गैस डिवाइडेड बाई NH2O, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल अगर इसके चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को हो सके तो शेयर करें, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक।